टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया इस वक्त की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाला है और यह सत्र 22 दिसंबर को खत्म होगा। सत्र के 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। इस दौरान कई अहम बिलों पर चर्चा होगी। इस सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। पहले ही दिन तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसने रिश्वत लेकर सवाल पूछने के आरोप में टीएमसी सांसद को निष्कासित करने की सिफारिश की है। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में वो कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। इसके उलट विपक्षी दल मणिपुर और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे कुछ विषय उठाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस बार संसद के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। बता दें कि 22 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होगा। 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी और तमाम तरह के विधेयक भी पेश किए जाएंगे। तमाम तरह के हंगामेदार सत्र ये होने वाले हैं। विपक्ष की तरफ से भी पक्ष की तरफ से वहीं भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित नजर आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में हैट्रिक लगाई है, अपनी शानदार जीत दर्ज की है। और इसी के साथ सदन में पेश हो सकते हैं कई अहम बिल और सत्र के काफी हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। पक्ष की तरफ से विपक्ष की तरफ से वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम सवाल भी उठाए जाएंगे। और बता दें कि ये सत्र शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर को खत्म होगा। तो 19 दिनों की बैठकों में 15 बैठकें होंगी और काफी हंगामेदार रहने वाला है ये सत्र का शीतकालीन सत्र। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है और कहा जा रहा है कि काफी हंगामेदार ये शीतकालीन सत्र देखने को मिल सकता है। देखिए नंदिनी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में जो था वो कहीं ना कहीं संपन्न हुआ और अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। तो अब अगर संसद में देखी जाए केंद्र में, तो आज जो है 7 तारीख है और आज वहां पर शीतकालीन सत्र शुरू किया जा रहा है और 22 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है। जैसा कि विपक्ष की अगर बात की जाए तो INDI जो गठबंधन है वो एक रणनीति तैयार करते हुए आज सरकार को केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो ऐसे में आज जो सदन शुरुआत होगी सदन की, वो सदन कहीं ना कहीं हंगामेदार और जोरदार सदन होगा। तो ऐसे में जो INDI जो गठबंधन है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ये कहीं मिल करके भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोलने के लिए पूरी तरीके से हमला पर। जी देखिए, महुआ मोइत्रा को लेकर भी काफी हंगामे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उन पर आरोप लगाए गए हैं पैसे लेकर सवाल पूछे जाने को लेकर। तो क्या लगता है किस तरीके के हंगामे देखने को मिल सकते हैं? देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा यही हंगामे का होगा, क्योंकि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद महुआ मोइत्रा हैं, तो उनके खिलाफ जो है पैसे लेकर के एक व्यापारी के द्वारा सवाल पूछे जाने का मामला आया था संसद में, जिसको लेकर के आज ये हंगामेदार सदन रहेगा और इस पर कहीं ना कहीं हो सकता है आज उनको संसद से निष्कासित भी किया जा सकता है। तो ऐसे में विधेयक इस पर भी मंजूर किया जा सकता है। तो ये पूरा मामला आज शीतकालीन सत्र जो चलेगा इसमें उठाया जाएगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो शीतकालीन सत्र में जो अभी विधेयक पेश करने वाली बात आ रही है, तो 35 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिसमें से 12 प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है। मैं आपको बता दूं क्रमवाइज जो नाम क्या होंगे, इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी शामिल है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन विधेयक 2023 है। तो ऐसे में इस तरह करके करीब जो 12 विधेयक है वो आज पास भी किए जा सकते हैं। तो ये जोरदार सदन जो होगा वो हंगामेदार रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को करारा हार 3 राज्यों में मिली है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस। रितेश, मैं पूछने वाली थी, देखिए इंडिया गठबंधन को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल किए जाएंगे, लेकिन विपक्ष कितना तैयार है? क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 राज्यों में इंडिया गठबंधन की हार मिली है और सत्ता पक्ष काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से बात की जाए INDI गठबंधन का, तो 2024 की जो तैयारी थी वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन का फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को हार मिली, उसके गढ़ में राजस्थान में ही कांग्रेस पार्टी को हार मिली, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा एक बनता है कि किस तरीके से उनकी पार्टी ने काम किया था और इस आने वाले चुनाव में जिस तरीके से करारा हार मिली, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे INDI गठबंधन हो, तो किसी की भी नहीं चल पाई। भारतीय जनता पार्टी के आगे पूर्ण बहुमत से सरकार भी बना रही। तो ऐसे में 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी अब आज भारतीय जनता पार्टी को सदन में घेरने वाली, क्योंकि जो शीतकालीन सत्र होगा इस सत्र में
कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी INDI गठबंधन मिल करके भारतीय जनता पार्टी सरकार को जीतने का काम। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे और अखिलेश यादव वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज लखनऊ से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां नेशनल इक्वल पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे और सड़क मार्ग से सीधे मुर्दाहा में नेशनल इक्वल पार्टी के नए कार्यालय जाएंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद आयर बाजार में 12 दिवसीय बिरहा दंगल कार्यक्रम का समापन करेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज वाराणसी दौरा है। एक दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहेंगे सपा सुप्रीमो। तमाम तरह के कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन करेंगे और समापन भी करेंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं संवाददाता रितेश की तरफ। रितेश, देखिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, कई तरह के कार्यक्रम है, कैसे क्या कुछ उनके कार्यक्रम है? देखिए नंदिनी, मैं आपको बताऊं कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव का कार्यक्रम आज वाराणसी दौरा है और वहां पर उनका एक दिवसीय कार्यक्रम होगा। उनकी जो सहयोगी पार्टी है उस पार्टी का वो कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उस पार्टी का नाम नेशनल इक्वल पार्टी है, उसमें उद्घाटन में वो शामिल होंगे। उसके बाद बिरहा दंगल भी वो देखने जाएंगे और कार्यकर्ताओं के द्वारा एक आयोजित सम्मान समारोह है, उसमें भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव का आज एक दिवसीय दौरा जो बनाया जा रहा है बेहद खास बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार लगे हुए हैं प्रदेश में कि किसी तरीके से वो कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे और अपनी उन बातों को कह सके, उन चीजों को बना सके जो कहीं ना कहीं अब छूट चुकी है। आने वाले चुनाव में जिस तरीके से भी उनको हार मिली, अभी मध्य प्रदेश की भी बात की जाए वहां पर भी अखिलेश यादव को करारा हार मिली है, ना तो साइकिल चल पाए ना ही हाथी चल पाई। तो ऐसे में पूरी तरीके से अखिलेश यादव अब ये सोच कर बैठे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उनको कैसे काबिज किया जाए। फिलहाल आज वाराणसी जो उनका एक दिवसीय दौरा है और 3 कार्यक्रमों में शिरकत कर। जी ठीक है। देखिए लगातार रितेश समाजवादी पार्टी अपने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन वाराणसी के लिए देखा जाए तो ये अहम दौरा माना जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा ये दौरा अखिलेश यादव का? देखिए, दौरा अखिलेश यादव का दौरा हो या किसी भी पार्टी का दौरा हो, ये दौरा जो अभी चुनाव हुए हैं राज्यों में 4 राज्यों के जो रिजल्ट आए उसमें से 3 राज्य ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उससे साफ जाहिर होता है कि किसी भी पार्टी की यानी कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो अपना दमखम दिखा पाया हो। सभी का जादू कहीं ना कहीं वो कुछ हो गया है। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अभी उनको धरातल पर उतरना होगा और अपने जो बुद्धिजीवी नेता है उनके साथ उनको और क्षेत्र में निकलना होगा, कार्यकर्ताओं को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है उसका मुकाबला कर पाना इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है अखिलेश यादव, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से भी लगातार कहते रहते हैं कि जनता तक पहुंचे और जो उनके कार्यकाल में जो किए गए कार्य तक वो गिनवाएं। लेकिन उससे पहले ही अगर बात की जाए, भारतीय पार्टी लगातार ऐसे रस निकाल देती है कि वो कहीं ना कहीं जो एक बार चलता है वो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो कुल मिला के अगर आज बात की जाए वाराणसी दौरा का तो वो संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और लगातार नरेंद्र मोदी जब वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ पर सौगात पर सौगात देते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव क्या जनता के मन में मूड बना पाएंगे, क्या उनका किस तरीके से बना सकते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जनता के ऊपर सब निर्भर करता है, जो मूड जनता का होगा, जिधर होगा वो जनता उधर ही जाएगी। कोई भी नेता के फैसले में आज फिलहाल जनता फंसने वाली है। जी देखिए, कहा जा रहा है शशि प्रताप सिंह से मुलाकात करेंगे, उनके पार्टी इक्वल पार्टी का मुख्यालय का आज उद्घाटन भी करेंगे। बिल्कुल, आज पार्टी के मुख्यालय का उद्घाटन हो रहा है। तो ऐसे में वहां पर कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो इकट्ठा हो रहे हैं और वो लगातार वहां पर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र के, वो सब लगातार वहाँ इकट्ठा होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव से मुलाकात का भी सिलसिला वहां रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से 2024 का चुनाव आ रहा है तो उसके लिए भी टिकट बंटवारे को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के सामने अपना नंबर बढ़ाने के लिए जो नेता है, जो पदाधिकारी है, वो लगातार उनके सामने बने रहेंगे। और ऐसे की चर्चा है
कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का टिकट बंटवारा होगा, उसको लेकर के भी काफी संशय माना जा रहा है। उसकी भी काउंट डाउन शुरू हो गई है, उसकी भी गिनती शुरू कर दी है कि कौन से नेता किस लायक है और किसको टिकट दिया जाए। ठीक है जी रितेश, देखिए सियासत के लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हैट्रिक लगाई है, तो विपक्षी के लिए कितना बड़ा चुनौती है आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव के लिए जो आज तरीके से खाका तैयार किया और जी 3 राज्यों में जिस तरीके से उनको जीत मिली है, तो कहीं ना एक बड़ा टास्क दे दिया है सभी पार्टियों के लिए। जो गठबंधन था, उस गठबंधन को लिए इतना बड़ा टास्क दिया है भारतीय जनता पार्टी, उसको पूरा कर पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 24 में ज्यादा समय नहीं है। दिसंबर लग गया है, दिसंबर के बाद अगला 24 आ रहा है। इसमें चुनाव लोकसभा का होना है और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 80 लोकसभा सीटें हैं। और अगर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव जीता है, राजस्थान में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीता, तो कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा ग्राफ दे दिया, एक इतना बड़ा रन रेट दे दिया कि वहां तक पहुंच पाना अन्य पार्टियों के लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे में पार्टियों को अपनी धरातल पे उतरना होगा और खुद उन्हें वो फिर से उन चीजों को सुधारना होगा जो कहीं ना कहीं छूटी थी। फिलहाल जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता को बनाने के लिए पार्टियों को अपना दम दिखाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास काट पर काट है और वो करती जा रही है, और जिसका परिणाम है कि आज इसके पाले में 3 राज्य आते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश में हाल ही के दिनों में जगह जगह पर हुई बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ी है और रात के समय दिन की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ रही है। आने वाले 1 से 2 दिन को लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है और मौसम विभाग की माने तो मेरठ, आगरा, मैनपुरी में बारिश हो सकती है। वहीं नोएडा, गाजियाबाद में वायु प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। वहीं यूपी में आज से लखनऊ समेत मध्य में हो रही हल्की बारिश के साथ हवा के झोंके ने ठंड बढ़ाई है। साथ ही पश्चिमी यूपी में मौसम के शुष्क रहने के आसार है और 7 दिसंबर तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। तो 7 दिसंबर तक बताया जा रहा है कि हालात ऐसे ही बने रहेंगे। बारिश की वजह से अब ठिठुरन बढ़ गई है। मध्य यूपी में आज से बारिश के आसार बताए जा रहे हैं और कहीं कहीं कहा जा रहा है कि नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर भी प्रदूषण से अभी राहत नहीं मिली है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, ठंड बढ़ने वाली है, ठिठुरन बढ़ने वाली है और मध्य यूपी में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तो हल्की बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। बता दें कि लखनऊ समेत कई अन्य शहरों में बारिश हुई है और आगे भी कहा जा रहा है मौसम 7 दिसंबर तक ऐसे ही बने रहने वाले हैं। हल्की बारिश के साथ हवा के झोंके जो हैं ठंड और बढ़ाएंगे, ठिठुरन और बढ़ाएंगे। 7 दिसंबर तक ऐसा ही मौसम बना रहने वाला है। वहीं आने वाले दिनों में जो नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर प्रदूषण से राहत मिलने वाले हैं क्योंकि बारिश होने वाली है। तो मौसम ने पूर्वानुमान लगाया है कि 7 दिसंबर तक ऐसे ही आसार अभी बने रहेंगे और ठंड और बढ़ेगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं कानपुर से। दीपक, क्या कुछ स्थिति अभी वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए लखनऊ के आसपास शहरों में आज बारिश हुई है, तो क्या कुछ अभी स्थिति है लखनऊ में? नन्हे बिल्कुल आपको कानपुर बता में, दें माफ जिस कीजिएगा। तरीके से सुबह से ही का मौसम बना हुआ है जिससे कि जो है ठंड भी बढ़ गई है, हवाएं भी तेज चल रही हैं। अगर बात करें कानपुर की तो कानपुर में भी यही स्थिति बनी हुई है, लगातार बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ हवा भी चल रही है, तो ठंडी का मौसम भी जिस तरीके से है और उसको लेकर जो है ठंड बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है कि 7 दिसंबर तक बारिश की संभावना है और मौसम जो जिस तरीके का बना हुआ है इसी तरीके का बना रहेगा। वहीं अगर बात करें शासन प्रशासन की तो लगातार प्रशासन जो है कानपुर का पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से वायु प्रदूषण का गुणवत्ता भी बहुत ज्यादा खराब रहा है, उसको देखते हुए जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट रहता है। हालांकि कई सारे मरीज भी पहुंच रहे हैं, जो है इमरजेंसी में मरीज पहुंच रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजर भी जारी की गई है कि जो मरीज आ रहे हैं उनका बेहतर इलाज किया जाए। अगर मौसम की बात करें तो मौसम लगातार जो है ठंड बढ़ा रहा है और रात की अपेक्षा दिन में ज्यादा ठंडी बढ़ रही है। तो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया तो 7 दिसंबर तक मौसम इसी तरीके से रहेगा। कई जिलों में AQI की अगर बात करें तो AQI की स्थिति अभी कैसी बनी हुई है कानपुर में? देखिए आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी लोगों को।
जी बिल्कुल, आपको बता दें, अगर वायु प्रदूषण की बात करें और AQI की बात करें तो इस समय कानपुर का जो है वो 100 के ऊपर है, लेकिन अभी स्थिति समान है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम है, कोहरा भी पड़ रहा है, तो वायु प्रदूषण भी घेरे हुए, तो दोनों चीजें जो है साफ तौर से देखी जा रही हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, वायु प्रदूषण के बीच जो लोग हैं वो भी अलर्ट जारी किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अस्पतालों में जिस तरीके से मरीज पहुंच रहे हैं ठंड की वजह से, जिनको खांसी जुकाम और जो है समय की बीमारी भी देखी जा रही है, तो स्वास्थ्य विभाग और कानपुर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को जो है अपील भी कर रहा है कि घर के बाहर निकले तो गर्म कपड़े पहन के निकले, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो, स्वास्थ्य बिगड़े ना। जी, प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों के लिए क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही, क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने आगे बता दिया है कि 7 दिसंबर तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से कानपुर की अगर बात करें रैन बसेरों की, तो अभी तक प्रशासन रैन बसेरों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही ठंड आता है या मीडिया में खबर चलती है, तब जो है कानपुर प्रशासन जागता है और इसके बाद रैन बसेरे की जो है निरीक्षण करते हैं और रैन बसेरे के आसपास जो लोग होते हैं उनको कंबल वितरण करते हैं। हालांकि अभी तक कानपुर में ऐसा देखा नहीं गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि खबर चलने के बाद क्या कानपुर प्रशासन जागता है और रैन बसेरे में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था करता है, ये देखने वाली बात होगी। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि मौसम ने बताया है कि 7 दिसंबर तक ऐसे ही मौसम के आसार रहेंगे, लगातार बारिश और ठंड बढ़ेगी। अब वहीं प्रशासन की तरफ से अभी भी कुछ रैन बसेरों के लिए कुछ निर्देश नहीं दिए गए और ना ही कुछ तैयारियां देखने को मिल रही थी। कानपुर से आप संवाददाता दीपक को सुन रहे थे, उन्होंने किस तरीके से बताया कि कानपुर में भी यही स्थिति बनी हुई है, ठंड लगातार बढ़ रही है और स्वास्थ्य विभाग की माने तो उन्होंने निर्देश दिए हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि घर से जब भी बाहर निकले तो गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकले। अभी के लिए इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप